मैं डॉक्टर निकिता, फिज़ियोथेरेपिस्ट। क्या आप जानते हैं जो हम आज का टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इम्पॉर्टेंट है और इस टॉपिक के रियल पेशेंट्स भी बहुत कॉमन हैं। तो आज का टॉपिक का नाम है रिमेटॉइड अर्थराइटिस। हम इसके बारे में जानेंगे कि ये रिमेटॉइड अर्थराइटिस होता क्या है, ये किन किन चीज़ों को इफ़ेक्ट करता है, कौन कौन से जॉइंट्स को, क्या क्या कॉजेज़ होते हैं, क्या क्या इसके क्या कहते हैं ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल होता है और मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट इसका फिजियोथेरेपी मैनेजमेंट कि पेशेंट जब आपके पास आता है तो आप ट्रीटमेंट कैसे देंगे, क्रॉनिक कंडीशन में उसको क्या ट्रीट करेंगे और अगर एक्यूट में आता है तो उसको क्या ट्रीटमेंट देंगे। तो चलिए बात करते हैं इस टॉपिक के बारे में डिटेल में। डेफिनेशन ऑफ रिमेटॉइड अर्थराइटिस। रिमेटॉइड अर्थराइटिस को हम आर भी बोलते हैं। आर इज़ अ chronic disease, autoimmune, inflammatory disease that primarily affects the synovial joints, leading to pain, swelling, stiffness and joint destruction। मतलब कि रिमेटॉइड अर्थराइटिस एक क्रॉनिक ऑटो इम्यून डिजीज़ है जिसमें बॉडी का इम्यून सिस्टम जो है वो अपने ही जॉइंट्स पर अटैक करता है, जैसे कि दर्द हो जाना, सूजन आ जाना या फिर अकड़न हो जाना और जॉइंट डैमेज होने लग जाता है, जो साइनोवियल जॉइंट्स होते हैं उन पर। ठीक है, अब बात करते हैं व्हाट हैपन्स इन आरए, मतलब कि पैथोफिजियोलॉजी रिमेटॉइड अर्थराइटिस की क्या होती है। पैथोफिजियोलॉजी, इसमें जो इम्यून सिस्टम होता है वो जो साइनोवियल मेम्ब्रेन होती है उस पर अटैक करता है, उसकी वजह से रिमेटॉइड अर्थराइटिस हो जाता है। दूसरा, जो साइनोवियम इन्फ्लामेड हो जाता है तब क्या किस चीज़ का फॉर्मेशन हो जाता है, पेनस का फॉर्मेशन होने लग जाता है। अब ये पेनस होता क्या है, इसको क्या बोलते हैं। पेनस एक इन्फ्लेमेशन लेयर होती है जो कि जॉइंट्स के अंदर कार्टिलेज के ऊपर डेवलप हो जाती है। फिर उसके बाद वो क्या करती है, धीरे धीरे कार्टिलेज और बोन को डिस्ट्रॉय करना स्टार्ट कर देती है, तो इसको हम पेनस बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद कार्टिलेज और बोन्स ग्रेजुअली डिस्ट्रॉय होना स्टार्ट हो जाती हैं। उसके बाद जॉइंट डिफॉर्मिटी फॉर्मेशन होना स्टार्ट हो जाती है। उसको हम जॉइंट डैमेज भी बोल सकते हैं। अब बात करते हैं कॉजेज़ की। कॉजेज़ ऑफ रिमेटॉइड अर्थराइटिस, तो क्या हो सकता है, जेनेटिक भी हो सकता है, HLA-DR एसोसिएशन की वजह से। ठीक है, ऑटो इम्यून रिएक्शन भी हो सकता है। तीसरा, इन्फेक्शन ट्रिगर हो गया हो जिसकी वजह से रिमेटॉइड अर्थराइटिस हो गया, या फिर कोई हार्मोनल
फैक्टर हो जिसकी वजह से ये रिमेटॉइड आर्थराइटिस कॉजेज हो गए हों। अब बात करते हैं रिस्क फैक्टर की। ये किस में जनरली होता है? एज रिलेटेड फैक्टर हो सकता है 30 to 50 ईयर्स के बीच में, ठीक है। फैमिली हिस्ट्री भी हो सकती है, पहले किसी को रहा हो, वो ट्रांसफ़र हो गया हो, ठीक है। बहुत ज़्यादा स्मोकिंग करने की वजह से भी हो जाता है ये। अब बात करते हैं साइंस एंड सिम्टम्स की। मॉर्निंग स्टिफनेस होती है रिमेटॉइड आर्थराइटिस वाले पेशेंट को, ठीक है। जॉइंट पेन होता है, स्वेलिंग आ जाती है और टेंडरनेस भी होती है। रेंज ऑफ मोशन जो है जॉइंट्स की वो रिड्यूस होना स्टार्ट हो जाती है, ठीक है। और कुछ कॉमन जॉइंट्स का इन्वॉल्वमेंट भी होता है, जैसे कि मेटाकार्पोफैलेंजिस, जॉइंट में स्टिफनेस और पेन होना स्टार्ट हो जाता है, जिनको हम MCP भी बोलते हैं। दूसरा प्रॉक्सिमल इंटरफेरेंजियल जॉइंट, जिसको हम PIP भी बोलते हैं शॉर्ट फॉर्म में, और रिस्ट जॉइंट। ये कॉमन जॉइंट्स हैं जिनका इन्वॉल्वमेंट हो जाता है RA में। अब बात करते हैं डिफ़ॉर्मिटीज़ की। कुछ डिफ़ॉर्मिटीज़ हो जाती हैं, जैसे कि अल्नर डेविएशन, दूसरा स्वान नेक डिफ़ॉर्मिटी, उसके बाद बात करते हैं इन्वेस्टिगेशन का, कि कौन कौन सी इन्वेस्टिगेशंस कराते हैं। एक टेस्ट जो होता है वो RA फैक्टर का टेस्ट होता है, रिमेटॉइड फैक्टर का। अगर वो पॉजिटिव आता है तो पेशेंट को चांसेस होते हैं कि वो RA हो उसको। दूसरा इन्फ्लेमेशन मार्कर्स होते हैं, जिसमें ESR और CRP का भी कराते हैं। इन्फ्लेमेशन मार्कर्स को चेक करने के लिए। तीसरा एक्सरे कराते हैं, जिसमें हम देखते हैं जॉइंट इरोजन कितना हुआ है, ठीक है। अब हम बात करेंगे सिस्टमैटिक फीचर्स के बारे में। जो कि RA फैक्टर जो है वो सिर्फ जॉइंट्स को अफेक्ट नहीं करता, वो पेशेंट को फटीग फील भी कराता है। दूसरा पेशेंट को फीवर भी आता है। रिमेटॉइड नोड्स भी फॉर्मेशन हो जाते हैं और लंग्स में भी इन्वॉल्वमेंट हो जाता है RA फैक्टर का। पेशेंट को ये चीज़ें भी
होती हैं। दूसरा अब बात करते हैं मैनेजमेंट की। क्या ट्रीटमेंट रहता है इसमें? मेडिकल ट्रीटमेंट जो है नॉन स्टेरॉयड इन्फ्लामेटरी ड्रग्स देते हैं पेशेंट को फॉर पेन रिलीफ, और स्टेरॉइड्स भी देते हैं। उसके बाद बात करते हैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट, जो हर टॉपिक में सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रहता है कि इसका फिजियोथेरेपी मैनेजमेंट क्या रहेगा। फिजियोथेरेपी मैनेजमेंट, हमारे कुछ गोल्स होते हैं इसमें, जो हम पेशेंट को, जब हमारे पास पेशेंट आता है तब हम उन चीज़ों का ध्यान रखते हैं। हर ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल में हमारे कुछ गोल्स होते हैं एज अ फिजियोथेरेपिस्ट और एज अ क्लिनिकल प्रैक्टिस। क्या होते हैं? पेन रिड्यूस, जॉइंट्स का, जॉइंट्स मोबिलिटी मेंटेन रखना। तीसरा, जो डिफॉर्मिटी है उसका प्रिवेंशन कराना, उससे प्रिवेंट करना जिससे वो और ज़्यादा ना हो। एक्सरसाइज कराते हैं पेशेंट को, उसमें हम कौन सी एक्सरसाइज कराते हैं? ROM एक्सरसाइजेज होती हैं, आइसोमेट्रिक एक्सरसाइज होती हैं, और स्ट्रेचिंग होती है। ये सारी एक्सरसाइजेज भी हम पेशेंट को कराते हैं। उसके बाद कुछ मोडेलिटीज़ होती हैं जो हम यूज़ करते हैं पेशेंट के लिए। कौन कौन सी? जैसे कि अगर पेशेंट क्रॉनिक स्टेज में आया है हमारे पास तो हम पेशेंट को हॉट पैक लगाएंगे। और अगर पेशेंट हमारे पास एक्यूट में आया है तो हम उसको कोल्ड थेरेपी देंगे। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। अगर आप गलत कर देंगे तो पेशेंट का पेन इंक्रीज़ हो सकता है। और हम पेशेंट को अल्ट्रासाउंड थेरेपी देंगे। उसके बाद एक्सरसाइजेस के बाद हम कुछ जॉइंट प्रोटेक्शन टेक्निक्स बताएंगे पेशेंट को। जैसे कि पेशेंट को हैवी वेट लिफ्टिंग नहीं करनी है, दूसरा, अगर पेशेंट को ज़्यादा प्रॉब्लम है तो असिस्टिव डिवाइस का यूज़ करना है, जैसे कि वॉकर या फिर क्रचेस वगैरह का। ठीक है, कुछ प्रिकॉशंस होती हैं और कॉन्ट्राइंडिकेशन होते हैं। जब एक्यूट इन्फ्लेमेशन होती है उसमें हमें एग्रेसिव एक्सरसाइज अवॉइड करनी है। और जो पेनफुल जॉइंट है को रेस्ट देना है, ज़्यादा मूवमेंट नहीं करना है। ठीक है, बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगे तो एक लाइक ज़रूर करें और दोस्तों के साथ शेयर करें और उन्हें भी हेल्प हो सके, जिससे कि
चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना फॉर मोर इजी फिजियोथेरेपी लेक्चर्स। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।